तो पोर्चुगल ने हरा दिया है टर्की को 3-0 की स्कोर लाइन से काफ़ी कंफर्टेबली और जगह बना ली है अपनी इस साल के यूएफए यूरो 2024 के राउंड ऑफ 16 में। और बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था पोर्चुगल का चेकिया के मैच के अगेंस्ट, जहाँ पे बहुत पैसिव लग रहे थे, डिसफंक्शनल लग रहा था उनका अटैक, किसी भी प्लेयर का कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस आपको दिख नहीं रहा था, पैटर्न ऑफ प्ले कोई नज़र नहीं आ रहा था। एक बहुत ही पैसिव और कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ उतरे थे रॉबर्टो मार्टिनेज इस पोर्चुगल टीम के साथ। चेकिया के अगेंस्ट ऐसा लग रहा था कि बैक 3 में जाने की ज़रूरत नहीं थी, दोनों डालो और कंसेलो को खिला के एक बैक 5 में आपको नहीं सेटल होना था। मिडफील्ड में पालिनिया को आपको खिलाना चाहिए था, जिससे ब्रूनो और विटिनिया को और ज़्यादा फ्रीडम मिले। बर्नार्डो का रोल समझ नहीं आ रहा था उस मैच में, जाओ कंसेलो नहीं समझ आ रहा था कि क्या करना चाह रहे हैं, रोनाल्डो को सब कुछ करना पड़ रहा था अकेले अटैक में। राफेल लियाओ की परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी फर्स्ट मैच में, लेकिन उन सब चीज़ों का आज निवारण किया रॉबर्टो मार्टिनेज ने, एंड क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। जो हम सोच रहे थे वैसी उन्होंने एक मिडफील्ड खिलाई। जाओ पालिनिया के आने से एक बैलेंस आ गया इस मिडफील्ड में। और अगर आप देखें तो एक टेम्पलेट टीम थी पोर्चुगल की जो हमको देखने को मिली डियोगो कोस्टा गोल में, रूबेन डियास पेपे की सेंटर बैक पेयरिंग, लेफ्ट बैक पे आपके नूनो मेंडिस थे, राइट बैक पे आपके कंसेलो थे, पालिनिया, ब्रूनो और विटिनिया की मिडफील्ड थी, और फ्रंट 3 में आपके थे लेफ्ट पे राफेल लियाओ, राइट पे बर्नार्डो और सेंटर में क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो मैच की शुरुआत काफ़ी ओपन हुई। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही टीमों ने काफ़ी चांसेस बनाने की कोशिश की और एक बास्केटबॉल टाइप का एंड टू एंड गेम था जहाँ पे दोनों पोर्चुगल और टर्की को अच्छे अच्छे चांसेस मिले। आई फील पेपे का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। पेपे के रहने से काफ़ी अश्योरेंस आती है डिफेंस में, और ऐसा लगता ही नहीं कि वो 39-40 ईयर्स की एज के हैं। जिस तरीके से उन्होंने डुअल्स जीते, कटबैक्स रोके टर्की के, और पोजीशनल अवेयरनेस आप देख सकते थे, उनको पता चल रहा था कि किस साइड से अटैक आ रहा है और उनको किस तरीके से स्टेशन होना है। बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव पेपे का ओवरऑल परफॉर्मेंस। जाओ पालिनिया के आने से, जैसा मैंने कहा, मिडफील्ड में बैलेंस आ गया, विटिनिया आगे अच्छा खेल रहे थे, ब्रूनो को फ्रीडम मिली, और हमने देखा कि ब्रूनो जितना क्लोज खेलते हैं रोनाल्डो के उतना ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं और उतना ज़्यादा पोर्चुगल को फ़ायदा होता है एज अ होल। अब बर्नार्डो की बात करें तो आज क्लियरली दिख रहा था कि बर्नार्डो को एक स्पेसिफिक टास्क दिया है कि उनको इंटरचेंजेबली खेलना है फ्रंट लाइन में, और जो वो करते हैं, स्पेसेस को एक्सप्लॉइट करते हैं, इज़ अ वेरी ट्रिकी प्लेयर टू डील विथ। पोजेशन जब जब रिसाइकिल कर रही थी पोर्चुगल, बर्नार्डो बहुत अच्छी पोजीशंस में आ रहे थे, और बर्नार्डो सिल्वा ने पहला गोल स्कोर किया है पोर्चुगल के लिए इन एनी मेजर टूर्नामेंट्स, यूरोस एंड वर्ल्ड कप कंबाइंड। और उसके बाद से आप कह सकते हैं कि गेम स्टेट चेंज हो गई, थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो रही थी टर्की, लेकिन फिर एक ब्रेन फेड मोमेंट आता है और ओन गोल हो जाता है। वहाँ पर आप देख सकते हैं कंसेलो मिसप्लेस पास करता है रोनाल्डो को, टर्की के प्लेयर को लगता है कि गोलकीपर उनके लाइन पे हैं, और एक बहुत ही बड़ा मिसहैप होता है और एक और ओन गोल हमने स्कोर होते हुए देखा इस मैच में। राफेल लियाओ का परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं कि बहुत यादगार नहीं था, लेकिन इंप्रूवमेंट दिखा पिछले मैच से। दैट वाज मोर डाउन टू जो टर्की शेप होल्ड कर रही थी, बहुत हाई लाइन खेल रहे थे, स्पेसेस काफ़ी मिल रही थी पोर्चुगल को, और जैसा मैंने कहा स्पेसेस एक्सप्लॉइट की दोनों ब्रूनो और बर्नार्डो सिल्वा ने। तारीफ करनी पड़ेगी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, बहुत ही बेहतरीन गेम था क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। जैसे पीछे आ रहे थे वो अपने आप को गेम में इन्वॉल्व कर रहे थे, सेंटर बैक्स को ऑक्यूपाई किए हुए थे। अनलकी रहे मेरे हिसाब से कि वो गोल स्कोर नहीं कर पाए। अगर आप बर्नार्डो का गोल देखेंगे तो जस्ट अबाउट राइट पोजीशन में थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अनलकी कि वो गोल स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन पोर्चुगल के लिए अच्छी बात कि इन दी एंड वो गोल हो गया। थर्ड गोल आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइन टर्की की, जिसको पनिश किया फिर से ब्रिलियंटली टाइम्ड रन बाय क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अनसेल्फिशली ब्रूनो फर्नांडिस को उन्होंने प्लेन कर दिया। 3-0 वहाँ पे हो गया स्कोर, और मैच वैसे तो 2-0 पे ही किल हो गया था इन माय ओपिनियन, बट 3-0 पे एक स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी लगा दी पोर्चुगल ने, और कंफर्टेबली अब वो क्वालिफाई कर गए हैं राउंड ऑफ 16 में। मुझे ऐसा लगता है कि एक जो पोटेंशियल वीकनेस हो सकती है पोर्चुगल की, कि दोनों जो उनके फुल बैक्स है, लेफ्ट से नूनो मेंडेस, बाय द वे नूनो मेंडेस का गेम भी बहुत अच्छा था, जिस तरीके से वो आ रहे थे, ओवरलैप कर रहे थे उस लेफ्ट हैंड साइड पे, और क्रॉसिंग और डिलीवरी जो थी उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। राइट पे जाओ कंसेलो, अगर कोई ऐसा विंगर आता है जो टेक ऑन्स में अच्छा है और 1v1 सिचुएशंस में परेशान कर सकता है फुल बैक्स को, तो आई फील वो एक वल्नरेबिलिटी होती है पोर्चुगल की। मे बी शायद स्पेन या फ्रांस जैसी टीमों के अगेंस्ट मुश्किल हो सकती है पोर्चुगल को, इंग्लैंड की तो बात नहीं करें तो ही बेहतर है। वहाँ पे जाओ पालिनिया जैसे प्लेयर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक जो चीज़ हम वॉच लॉन्ग पे भी डिस्कस कर रहे थे कि क्या लेफ्ट हैंड साइड पे राफेल लियाओ की जगह डिएगो जोटा या पेड्रो नेटो को खिलाया जा सकता है, जो कि थोड़े डायरेक्ट हैं। और अगर हम डिएगो जोटा की बात करें तो एक बेहतर फिनिशर है, क्योंकि मुझे लगता है कि एट टाइम्स फिनिशिंग एक ऐसी चीज़ है जो ये पोर्चुगल की फ्रंट लाइन कभी कभी मिस कर रही है। अपार्ट फ्रॉम रोनाल्डो आपको नहीं दिखेगा कोई ऐसा बंदा जो बहुत ज़्यादा रेगुलरली फिनिश कर रहा है, चांसेस है क्लिनिकल है। और एट टाइम्स आज ऐसा भी लगा कि पोर्चुगल जब अच्छे पोजीशंस में थी
तो बेटर डिसीजन मेकिंग हो सकती थी बर्नार्डो ब्रूनो दोनों की, तो 3-0 का वो 5-0 6-0 भी हो सकता था और रोनाल्डो को और ज़्यादा इन्वॉल्व किया जा सकता था, मुझे ऐसा लगा। बट उसके बावजूद भी एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बैलेंस्ड परफॉर्मेंस। मेरे मैन ऑफ द मैच तो पेपे रहेंगे, और जाओ पालिनिया के आने से जैसा मैंने कहा कि एकदम बैलेंस आ गया मिडफील्ड में, और ये चीज़ हम देखना चाहते हैं पोर्चुगल से गोइंग फॉरवर्ड। एंड क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, हमने क्रिटिसिज्म भी किया था रॉबर्टो मार्टिनेज का फर्स्ट मैच में, यहाँ पे अब उनकी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने तुरंत एड्रेस किया है इस सिचुएशन को। और मुझे लगता है कि टर्की एक ज़्यादा एंटरप्राइजिंग टीम है कंपेयर टू चेकिया, तो उनके पास रीज़न था कि चेकिया के अगेंस्ट कंजर्वेटिव गए थे, टर्की के अगेंस्ट और कंजर्वेटिव होकर 1 पॉइंट लेके सेफ हो जाते हैं, लेकिन ही वेंट फॉर अ विन। उनको लगा कि उनको इनेबल करना है बर्नार्डो और ब्रूनो को, जिससे रोनाल्डो भी और ज़्यादा गेम में है, क्योंकि पहले मैच में अगर आप देखेंगे चेकिया के अगेंस्ट रोनाल्डो वॉज द बेस्ट फॉरवर्ड, बट खुद से ही वो कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, डिलीवरीज नहीं आ रही थी उनके पास और बहुत नॉन फंक्शनल लग रहा था पोर्चुगल का फ्रंट लाइन। बट उन सारे इशूज़ को इस मैच में एड्रेस किया और एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाली अपनी टीम से। तो पोर्चुगल किससे खेलती है राउंड ऑफ 16 में पता चली जाएगा आने वाले मैचेस में। बेल्जियम ने हरा दिया 2-0 रोमेनिया को। एक काफ़ी फनी इंसिडेंट फिर से होता है जब रोमेलू लुकाकू का गोल डिसअलाउ हो जाता है, और एक टाइम पे लग रहा था कि रोमेनिया शायद 1-1 की बराबरी कर सकती है मैच में। रोमेनिया ने बहुत अच्छी फुटबॉल खेली, बहुत ब्रेव फुटबॉल खेल रही है रोमेनिया, लेकिन क्वालिटी इन दी एंड शाइन थ्रू कर गई। अगेन मैन ऑफ द मैच द ग्रेट मैन केविन डी ब्रुयना, जितनी तारीफ की जाए उनकी कम, लेकिन केविन डी ब्रुयना को देख के लगता है कि एक बाप है जो पूरे घर का भार उठाया हुआ है अपने सर पे, थका आ रहा, ऑफिस से आ रहा है, बच्चों को भी वही संभाल रहा है, खाना भी वही बना रहा है, रोटी भी वही कमा रहा है घर के लिए, बाकी सारे भाई हैं जो घर के वो नालायक हैं। तो केविन डी ब्रुयना को अगर थोड़ी सी और सपोर्टिंग कास्ट अच्छी मिल जाए, डोकू अगेन ट्रिकरी है बट एंड प्रोडक्ट क्या है वो देखना होगा। लुकाकू का गोल के सामने परफॉर्मेंस आपको पता है, आज लुके बायो को खिलाया ट्रोसार्ड की जगह, 1-2 बार उन्होंने टेस्ट ज़रूर किया कीपर को, बट ओवरऑल गेम मुझे लगता है कि शायद इतना खास नहीं था उनका। ट्रोसार्ड ने डिसअपॉइंट किया बेंच से आके, अच्छा नहीं खेले वो जितना उनकी एबिलिटी है, जितना उनका पोटेंशियल है। बट डिफेंस बहुत स्लो है बेल्जियम का, स्पेसेस बहुत दिखती है मिडफील्ड और डिफेंसिव लाइन में, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक टीम जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती है स्पेसेस का, और स्पेशली जिनके पास फास्ट पेसी विंगर्स है, बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर सकती है इस बेल्जियम टीम को। तो आप यूक्रेन और बेल्जियम वाले मैच पे नज़र रखिएगा, मुझे लगता है बेल्जियम शायद पोटेंशियली एक अपसेट फेस कर सकती है उस मैच में, देखते हैं क्या होता है। तो आपकी क्या राय है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कौन लगता है आपको टीम्स जाएंगी आगे इस बेल्जियम वाले ग्रुप से, क्योंकि अगर आप इस ग्रुप पे नज़र डालेंगे तो चारों ही टीमों ने 2-2 मैच खेलने और सारी टीम्स 3-3 पॉइंट में बुरी तरीके से खुल चुका है ग्रुप। कुछ भी हो सकता है, सारी पॉसिबिलिटीज़ अभी भी वैलिड है इस ग्रुप के लिए। हो सकता है बेल्जियम और यूक्रेन बाहर हो जाएं, स्लोवाकिया और रोमेनिया अंदर आ जाएं, या हो सकता है बेल्जियम ग्रुप टॉप कर जाए, यूक्रेन ग्रुप टॉप कर जाए, कुछ भी हो सकता है, सारी पॉसिबिलिटीज़ अभी भी खुली हुई हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो जो भी आपकी राय बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और मिलते हैं शाम को जीरो बॉल नॉलेज के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड पीस।